दोस्तों, मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशल कंपटीशन टाइम्स की मेंस आंसर राइटिंग की स्पेशल टेक्निक्स। देखिए, हो सकता है अभी तक आप लोगों ने मेंस एग्जामिनेशन काफ़ी बार दिए हो और आपका सिलेक्शन ना हुआ हो सकता है 2-3 मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक गया हो। लेकिन यकीन मानिए, आज का ये वीडियो सेशन देखने के बाद आपके आंसर राइटिंग के जो स्किल्स हैं वो नेक्स्ट लेवल के हो जाएंगे। एग्जामिनर भी कंपेल हो जाएगा कि जिस तरह से आपने उसका आंसर लिखा है वो मार्क्स देने के लिए कंपेल हो जाएगा। तो अगर आप मेंस आंसर राइटिंग में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दबाजी मत कीजिएगा, इस वीडियो सेशन को पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जिस तरह से इस आंसर को सॉल्व किया गया है ये फ्यूचर में आपके आंसर राइटिंग के स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देगा, काफ़ी लॉजिकल बना देगा और कोई भी आंसर में जनरलिटी जैसे कंसेप्ट नहीं रह जाएंगे, सिर्फ लीगल और स्पेसिफिक प्रोविजंस ही रह जाएंगे। तो चलो ठीक है, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए जो क्वेश्चन मैं आज लेने वाला हूँ वो वही क्वेश्चन है जो मैंने कल आप लोगों से YouTube शॉर्ट्स पर आपसे पूछा था। उसको मैंने अपलोड भी किया था YouTube शॉर्ट्स के रूप में और आपसे कहा था कि आप उस पर कमेंट करके बताइए कि इस मामले में क्या ऑफेंस बनता है। तो मैं काम करता हूँ, सेम पर्टिकुलर क्वेश्चन को उसी शॉर्ट के फॉर्म में यहाँ पर रिप्ले कर देता हूँ, आपको मालूम चल जाए कि बेसिकली मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था। फिर उसके सॉल्यूशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए कि हमने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था। आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन देखते हैं कि आप इसका क्या जवाब देते हैं। एक व्यक्ति एक 5 स्टार होटल में जाता है और अपने पसंद का जो भी वो खाना खाना चाहता है वो मंगवा लेता है। खाना खाने के बाद जब वेटर बिल लेकर आता है तो वो व्यक्ति कहता है कि देखो भाई साहब, मेरे पास तो कोई पैसे है नहीं, आप जो भी मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं कर लीजिए। आपने मुझसे बर्तन मंजवाने हैं बर्तन मंजवा लीजिए, मुझसे सफाई करवानी है सफाई करवा लीजिए, मेरे पास तो पैसे देने के लिए है नहीं। वेटर ये बात ओनर को बताता है, ओनर पुलिस को बुला लेता है, पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके साथ में ले जाती है। अब एसएचओ सोचता है कि इसके खिलाफ कौन से सेक्शन में यानी कि कौन सी धाराओं में हम इस मैटर को रजिस्टर करें। यही मेरा आज का क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है कि इस मामले में क्या अपराध बना। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं अपने नेक्स्ट डिटेल वीडियो में अलॉन्ग विद द सेक्शन अलॉन्ग विद द इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अभी फिलहाल के लिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या अपराध बना है। तो ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब इसके सॉल्यूशन को कैसे लिखना है इस चीज़ को समझ लेते हैं बहुत आराम से। आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो किसी भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए हमारे पास सर्टेन स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास स्क्रीन पर देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस मामले में क्या इशू इन्वॉल्व है, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, वो क्या पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो उसे आप स्पॉट कर लीजिए। इशू स्पॉट होने के बाद आप ये देखिए कि आपके इस मैटर में कौन सा सेक्शन किसी पर्टिकुलर केस लॉ का इस मामले में अप्लाई होता है। अब ये भी आपने पता कर लिया। उसके बाद उस सेक्शन को अपने वर्ड्स में लिखिए। अगर हो सकता है आपको बेरेट की लैंग्वेज एज इट इज़ मालूम है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो उस लैंग्वेज में लिख लीजिए। लेकिन अगर आपको वो लैंग्वेज एज इट इज़ याद नहीं है तो पॉसिबिलिटी यही है कि आप उसे अपने वर्ड्स में ही लिखेंगे। जब अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि आप उसमें जो असेंशियल्स हैं, सेक्शन के जो असेंशियल्स हैं वो उसमें आ जाने चाहिए, वो मिस नहीं होने चाहिए। आप जो मर्जी लिखो वो अलग बात है, लेकिन असेंशियल्स उसमें ज़रूर आने चाहिए। ये अच्छे से ध्यान में रख लेना। और फिर देखो कि क्या तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड जो कि हमारे इस केस लॉ पर अप्लाई होते हुए कुछ फैक्ट्स के साथ कुछ मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है तो उससे रिलेटेड कोई जजमेंट भी आप ले लो, यानी कि आप कोई ऐसा जजमेंट देखो जिसमें आपके फैक्ट्स ऑफ द केस अप्लाई हो रहे हो। अगर फैक्ट्स ऑफ द केस अप्लाई हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फैक्ट्स ऑफ द केस किसी वजह से अप्लाई नहीं भी हो रहे हों, हो सकता है कोई ऐसा मैटर आ जाए जिसके बारे में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उन फैक्ट्स को कंसिडर करते कोई जजमेंट ही नहीं दिया हो, तब उस सिचुएशन में आप रेशियो डिसेंडी यानी कि जो लीगल प्रपोजिशन होती है उसकी मदद ले सकते हैं। उसमें फैक्ट्स को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उसमें कुछ लीगल एनालिसिस की होती है सेक्शन के आधार पर।
तो उतने वाले पोर्शन को जिसमें वो लीगल एनालिसिस की हुई है, वो साइटेशन में उतने पोर्शन को आप मेंशन कर दो अपने उस आंसर में। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आप मेंशन करो। अब ये सब चीज़ें आपने कर ली। अब देखो, पहले प्रॉब्लम आपने स्पॉट कर ली, फिर आपने देखा कौन सा सेक्शन उसमें लग रहा है, आपने ये भी देख लिया केस लॉ क्या लग रहा है, यानी कि जो लीगल एस्पेक्ट है वो आपने मेंशन कर दिया। अब क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे पास है, उस प्रॉब्लम में ये सारे केस लॉ जो भी आपने डिस्कस किए अपने आंसर्स में, जो भी सेक्शन आपने एनालाइज किया, उसको देखना है कि आपके केस ऑफ लॉ, आपके केस में ये किस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो उस चीज़ को आप अप्लाई करो अपना केस इन हैंड पर, और उसको क्रिटिकली एनालाइज करो और देखो कि ये किस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन निकल रही है। उसे इंटरप्रेट करने के बाद लास्ट में आप अपना कंक्लूजन उसमें दे दो। बस ये एक बेसिक सा रूल है जो कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए या मेंशन करना चाहिए। तो चलो ठीक है, अब हम अपने वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए कि एक व्यक्ति जो है वो होटल में जाता है, 5 स्टार होटल में जाता है। अब जो व्यक्ति 5 स्टार होटल में जा रहा है, उसको कम से कम इतना तो मालूम है ना कि यहाँ पर जो कुछ भी मैं खा रहा हूँ उसका बिल अच्छा खासा बनेगा। अगर उस आदमी की इंटेंशन शुरू से ही बेईमानी की है, उसे पता है कि मेरी जेब में पैसे है ही नहीं और पैसे ही नहीं है, और फिर वहाँ जाकर खा रहा है, और फिर खाना खाने के बाद जब वेटर बिल मांगता है तो उसे कहता है अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, जो करना कर लो। इसका मतलब यहाँ पर उसका कंडक्ट ये शो कर रहा है कि उसकी तो इंटेंशन शुरू से ही मेलाफाइड थी। वो शुरू से ही बस पैसा देना नहीं चाहता था और खाना खा लेना चाहता था वहाँ से। इसीलिए उसने कहा कि जो करना कर लो, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे कहो तो मैं यहाँ पर कुछ सर्विसेज दे दूंगा, बर्तन मांज दूंगा, सफाई कर दूंगा। यानी कि यहाँ पर वो पर्सन जिस समय पर इंड्यूस कर रहा था, ऑर्डर प्लेस कर रहा था, और वेटर ये सोच रहा था कि खाना खाने के बाद मुझे पेमेंट करेगा, और उस पर बिलीव करके वो उसे खाना खिला रहा था। लेकिन वो व्यक्ति जो खाना खाने आया है, वो धोखा देने की इंटेंशन से ही आया है। अच्छा, क्या ये मामला मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि हमने खाना खा लिया, एक तरह से हमने एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया और कॉन्ट्रैक्ट का हमने ब्रीच कर दिया, यानी कि पैसा नहीं दिया? क्या ये वो वाला मामला है? नहीं, ये वो वाला मामला नहीं है। ये वो नहीं है कि मैं खाना खाने के लिए गया हूँ, ये कोई पर्सन खाना खाने गया हो और फिर मैं पर्स ढूंढने लगा, अरे यार मेरा वॉलेट कहाँ चला गया, अरे मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया, सॉरी सर मैं पैसे तो लाया था, मैं भूल गया हूँ, मैं किसी को कॉल कर सकता हूँ। ये वो वाला मामला नहीं है जहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो रहा हो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। ये तो वो वाला मामला है शुरू से ही उस आदमी की इंटेंशन मैलाफाइड है, बैड इंटेंशन के साथ आ रहा है और पैसा देना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर इंटेंशन तो क्लियर कट इंडिकेट हो रही है, यानी कि हम यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर ये तो स्पॉट कर पा रहे हैं कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला नहीं है, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इशू इन्वॉल्व हैं। अब उसी पर मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। आप ये चेक कर लो उस मामले में कि ये जो एक्ट है जिसमें इसने खाने के लिए पैसा नहीं दिया, क्या ये मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या ये क्रिमिनल एक्ट है? और ये क्रिमिनल एक्ट क्या इंडियन पिनल कोड में या हमारे भारतीय न्याय संहिता में या किसी स्पेशल एक्ट में कहीं पर प्रोवाइडेड है? अगर हाँ, तो फिर ठीक है, हम उस पर्टिकुलर सेक्शंस को देख लेंगे, चाहे वो हमारा भारतीय न्याय संहिता का हो क्योंकि वो 1 जुलाई से वो लग चुका है, या अगर पुरानी ट्रांजेक्शन्स है तो उसके लिए हम अपने इंडियन पिनल कोड देख लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब तो एक बात हमारे समझ में आ गई। दूसरा देखेंगे, ठीक है, अब हमारे पास आईपीसी मान लो बन रहा है या भारतीय न्याय संहिता बन रहा है, तो उसका कौन सा सेक्शन बन रहा है, अब ये देख लेंगे। तो अब देखने में तो देखो, आउटराइटली हम लोग को अगर हमने स्टडी कर रखी है डिटेल, तो हमें पता चल रहा है कि यार ये मामला तो चीटिंग वाला बन रहा है। तो चलो अब सबसे पहले चीटिंग को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर में चीटिंग के बारे में लिखेंगे, चीटिंग को डिफाइन करेंगे कि चीटिंग होती क्या है। क्या हम उसकी पनिशमेंट के बारे में करेंगे? नहीं, पनिशमेंट में तो सिर्फ इतना है कि अगर चीटिंग की तो इतनी सजा है, लेकिन चीटिंग होती क्या है, उसके एसेंशियल क्या होते हैं, उसको डिस्कस करना ज़रूरी है ना। तो आंसर में हम उसकी डेफिनेशन को इंटरप्रेट करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब चीटिंग को सबसे पहले देख लेते हैं कि चीटिंग के एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो चीटिंग को हम मेंशन करेंगे, अगर हो सकता है एज इट इज़ डेफिनेशन आपको नहीं पता चल रही है जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रही है, आप एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने वर्ड्स में लिख दो, लेकिन असेंशियल्स यहाँ मिस नहीं होने चाहिए। अब चीटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और हमारे इस केस में ये बन रही हैं कि नहीं बन रही है, चला देख लेते हैं। देखो, हमारा सेक्शन कहता है कोई भी व्यक्ति अगर किसी पर्सन को डिसीव करता है, कैसे, फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली, और उस व्यक्ति को डिसीव करके इंड्यूस करता है, और जो व्यक्ति डिसीव हो गया, जिसको हमने इंड्यूस किया, वो इस इंडक्शन के बेसिस पर, इस इंड्यूसमेंट के बेस पर कोई प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को दे देता है।
अब हमारे वाले केस में देखो, क्या ये जो व्यक्ति खाना खाने आया था इसके पास पैसे थे? नहीं। यानी कि ये डिसीव कर रहा है उसको, कपट पूर्वक उसको इंड्यूस कर रहा है। ये एसेंशियल हो गया, यानी कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति डिसीव कर रहा है, फ्रॉडुलेंटली कर रहा है, कपट पूर्वक कर रहा है, बेईमानी से कर रहा है, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, बेईमानी ही तो कर रहा है वहां पर। और जिस व्यक्ति को इंड्यूस कर रहा है उसे क्यों इंड्यूस किया? कि वो व्यक्ति कोई भी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को डिलीवर कर दे। इस खाना खाने वाले आने व्यक्ति को होटल वाले कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी का क्या मतलब? बड़ी बड़ी बिल्डिंग डिलीवर कर दे। यहाँ पर तो वो होटल वाला या रेस्टोरेंट वाला वो क्या बेच रहा है? वो अपना फूड बेच रहा है, अपना खाना बेच रहा है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी उसने उसको डिलीवर कर दी हो। और आगे कहते हैं, और टू कंसेंट that any person shall retain any property or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit to do if he were not deceived। यानी कि अगर ये व्यक्ति उसे इंड्यूस कर रहा है, डिसीव कर रहा है, अब उस पर विश्वास करके उस आदमी ने क्या किया? उसे खाना खिला दिया। अगर होटल वाले को पहले से पता होता कि ये मुझे धोखा दे रहा है और ये पैसा नहीं देगा, तो क्या होटल वाला उसे खाना खिलाता? नहीं, उसे कभी भी नहीं खिलाता। यानी कि वो ये सोच रहा था होटल वाला कि यार ये आदमी मुझे पैसा देगा, उसकी बात पर विश्वास कर करके हाँ ऑर्डर्स प्लेस कर रहा हूँ, यानी बंदा ठीक लग रहा है, चलो इसे खाना खिला देते हैं, बाद में हमें पैसा दे देगा। लेकिन उसने पैसा तो दिया नहीं। यानी कि ये जो इंड्यूस्ड पर्सन था होटल वाला, ये ऐसा इंडक्शन के तहत वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा है। और अगर ये इंडक्शन इंड्यूसमेंट ना होता तो हो सकता है कि वो उसको प्रॉपर्टी डिलीवर भी नहीं करता। और वो कहते हैं, एंड विच एक्ट और ओमिशन कॉजेज और लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म टू दैट पर्सन। और इस इंड्यूसमेंट की वजह से, इस एक्ट की वजह से उस होटल वाले को, उसकी बॉडी को, उसकी माइंड को, उसकी रेपुटेशन को या उसकी प्रॉपर्टी को कोई हार्म हुआ हो। अब आप सोच रहे होंगे उसकी बॉडी को तो कोई हार्म नहीं हुआ, उसके माइंड को तो कोई हार्म नहीं हुआ, उसकी रेपुटेशन को तो कोई हार्म नहीं हुआ। चलो थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान भी लो नहीं हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी को तो हुआ। सर कौन सी प्रॉपर्टी टूट गई उसकी? क्या डैमेज हो गया? क्यों? खाना नहीं खाया 7-8 हज़ार रुपये का, पैसा तो खा गया ना उसका। इसलिए यहाँ पर चीटिंग बनेगी। अब देखो हमारा, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता भी अप्लाई हो चुका है ऑलरेडी, और हम पुराने ट्रांजेक्शन के लिए इंडियन पीनल कोड देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 415 और भारतीय इंडियन पिनल कोड यहाँ पर मेड आउट हो गया। बाकी सेम डेफिनेशन तो चेंज हुई नहीं है जहाँ तक हमारी चीटिंग का सवाल है। भारतीय न्याय संहिता में भी यही है, बस सेक्शन बदला है। लास्ट में मैं आपको सेक्शन बता दूंगा भारतीय न्याय संहिता में क्या बन रहा है। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास सेक्शन आ गया। अब सेक्शन को देख लें कि हमारे केस इन हैंड वाले यहाँ पर सेक्शन मीट आउट होंगे नहीं होंगे, वो एसेंशियल मीट आउट होंगी कि नहीं होंगी, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना। अब देखो, वेदर द एक्यूज हैड इंड्यूस विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन फ्रॉम द बिगिनिंग। हालांकि मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अभी अभी दे दी। देखो पेपर पे तो जो मैंने लिखा है वो साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो वही मटेरियल जो यहाँ पर लिखा है वो मैंने ओरली आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो देखो यहाँ पर वो कहते हैं, क्या एक्यूज पर्सन ने डिसऑनेस्ट इंडक्शन इंड्यूसमेंट से उसे इंड्यूस किया? हाँ किया। क्या उसकी इंटेंशन शुरू से ही बेईमानी की थी? हाँ, ये बात तो सही है। वेदर द एक्यूज इंड्यूस टू डिलीवर द प्रॉपर्टी विच अ पर्सन वुड नॉट हैव डिलीवर्ड इफ ही हैड नॉट बीन इंड्यूस। हाँ सही बात है। अगर होटल वाले को पता होता कि मुझे धोखा दे रहा है तो उसे खाना खिलाता ही क्यों? तो एक्यूज पर्सन के इंड्यूस करने पर ही खाया, इंड्यूस करने पर ही दिया उसने। सही बात है, सेकंड वाला ही मीट आउट होगी। क्या उस होटल वाले को कोई रॉन्गफुल लॉस हुआ? हाँ, उस इंड्यूसमेंट की वजह से रॉन्गफुल लॉस हुआ उसको। तो इसका मतलब जो हमारे मेन में एसेंशियल्स हैं चीटिंग के वो मीट आउट हो गए, यानी चीटिंग तो बन रही है। अब प्राइम एफएसआई लग रही है, अब इसे लिखना भी तो है इंटरप्रेट करके। तो चलो अब वो कैसे करेंगे। अब इसके लिए हम एक केस लॉ की मदद ले सकते हैं साथ साथ, क्योंकि सेक्शन को हमने एनालाइज कर लिया। अब एक केस लॉ की मदद ले देते हैं, और केस लॉ की मदद से हमें पता चल जाएगा कि हम जिस डायरेक्शन पर जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही है या वो गलत तो नहीं कर रहे हैं हम कुछ। तो हमारे पास एक रेलेवेंट केस है इस मामले में, राजू कृष्णा शेबलकर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब इस मामले में 2021 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का। अब इस मामले में हुआ क्या, देखो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 15 में ये कहा कि अगर आप चीटिंग के मामले में किसी भी क्वेश्चन को डिटरमाइन करोगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यार ये मामला कहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है या ये मामला चीटिंग का बन रहा है। इन दोनों के बीच में आपको फर्क करना आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कहते हैं,
इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ एक्यूज एट द टाइम ऑफ इंड्यूसमेंट विच मे बी जज्ड बाय हिज सब्सिक्वेंट कंडक्ट। वो कह रहे हैं जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब आपने इंड्यूसमेंट किया, और उसके बाद जो आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट था वो भी हम चेक करेंगे। जब तुमने ऑर्डर दिया उसे, हो सकता है तुम्हारी जेब में पैसे होते, है ना, और तुमने ऑर्डर दे दिया, और फिर बाद में जब वेटर ने पैसा मांगा तो उसने कहा अरे अरे मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, अरे मैं तो भूल गया, मेरा घर रह गया। लेकिन इस केस में वो नहीं हुआ। उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट ये दिखा रहा है कि उसको पहले से ही पता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो उसने कहा जो करना कर लो, मेरे पास तो पैसा नहीं है, पुलिस को बुलाना है पुलिस को बुला लो, पोचे लगवाने हैं पोचे लगवा लो, जो करवाना है करवा लो, मेरे पास तो पैसा नहीं है। यानी कि उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट, उसके प्रीवियस कंडक्ट जिसमें इंड्यूसमेंट थी, वो क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि इसकी इंटेंशन शुरू से ही मेलाफाइड थी। ठीक है। मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट गिव राइज टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर चीटिंग। वो कहते हैं अगर मान लो मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके आधार के ऊपर कभी भी चीटिंग नहीं बना करती, अनलेस फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज शोन राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। जब तक कि शुरू से आप ये ना शो कर दो कि इसकी इंटेंशन मेलाफाइड थी, इसकी इंटेंशन शुरू से ही डिसऑनेस्ट थी, इसकी इंटेंशन शुरू से ही फ्रॉडुलेंट थी, ये हमको साबित करना पड़ेगा। और हमने फैक्ट से ये चीज हमारे इस पर्टिकुलर केस में साबित कर भी दी है। और आगे वो कहते हैं देयरफॉर इट इज द इंटेंशन विच इज द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस। तो बेसिकली हमें इस मामलों में देखना क्या होता है, हमें उसकी इंटेंशन देखनी होती है कि इस आदमी की नीयत क्या है। टू होल्ड अ पर्सन गिल्टी ऑफ चीटिंग इट इज नेसेसरी टू शो दैट ही हैड फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द प्रॉमिस। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को सेक्शन 420 में, जिसकी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर दी गई है, उसमें अगर हम किसी पर्सन को गिल्टी हेल्ड करना चाहते हैं तो हमें ये साबित करना पड़ेगा कि जिस समय उसने प्रॉमिस किया उस समय पर उसकी इंटेंशन शुरू से ही बेईमानी की थी। अब आगे कहते हैं फ्रॉम हिज मेयर फेलियर टू कीप अप द प्रॉमिस सब्सिक्वेंटली सच culpable intention right at the beginning, that is when he had made the promise, cannot be presumed। हो सकता है किसी व्यक्ति ने किसी के साथ कोई वादा किया हो, बाद में वो व्यक्ति वादा ना निभा पाए, तो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति से कोई वादा कर लिया और वो नहीं निभाया तो वो चीटिंग बन गई। वो चीटिंग तब बनेगा कि जिस समय पर वो व्यक्ति वादा कर रहा था उस समय पर भी उस व्यक्ति की डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, मेलाफाइड इंटेंशन थी। वो जानता था कि मैं अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगा नहीं, अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा नहीं। यही कह रहा है हमारा ये सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे लगता है कि जो डिस्कशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन हमने की, इससे आपको क्लियर कट सारा क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये मामला जा किधर रहा है, चीटिंग की तरफ जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। यानी कि मेरली ये कह देना कि मामला चीटिंग बन गया, उसके बेस पर आप सोचेगा कि मार्क्स मिलेंगे, 2 लाइन तुम लिख दोगे कि चीटिंग बन गई, मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, मार्क्स मिलेंगे नहीं। लेकिन सर ये आंसर तो बहुत लंबा हो रहा है। देखो मैंने आपको पूरा मटेरियल समझाने के पर्पस के लिए दिया है। आप अपने वर्ड लिमिट को आप लिमिट डाउन कर सकते हो, 200-250 वर्ड्स, ऐसे 1.5 पेज 2 पेज तक का आप उसे लिमिट डाउन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। देखो प्रिपरेशन के लेवल के ऊपर अगर आप 10 पॉइंट याद करके जा रहे हो या बनाकर जा रहे हो तो पॉसिबिलिटी है वहाँ जाकर आपको 6-7 ही याद आए, 3 तो आप वैसे भी भूल जाओगे प्रेशर की वजह से। अगर याद ही 6-7 करके जाओगे तो वहाँ पर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, और जो बाकी लोग आपसे बेटर लिख कर आ रहे हैं उसका क्या होगा। इसीलिए मटेरियल पूरा पढ़कर जाना चाहिए, लेकिन अपने आंसर्स को जब लिख रहे हो वर्ड लिमिट में लिखकर बैलेंस आंसर लिखो, टू द पॉइंट लिखो, फालतू सुपरफ्लस बातें मत लिखो। एग्जामिनर लंबे लंबे आंसर्स के ऊपर कोई भी मार्क्स देने वाला नहीं है, ये ध्यान रख लेना। चलो हमारी एनालिसिस भी हो गई। अब एनालिसिस में हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली हमने अपने केस इन हैंड में हम लोग गए, हमने देखा क्या एक्यूज पर्सन की डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, हाँ। क्या उसे कोई लॉस हुआ, हाँ। क्या उसने शुरू में इंड्यूस होने की वजह से ही उसे प्रॉपर्टी दी, अगर वो इंड्यूस ना हुआ होता तो वो उसे प्रॉपर्टी डिलीवर ना करता, यस बिल्कुल। यही हमारे सेक्शंस हैं, यही हमारा केस लॉ कह रहा है। यानी दोनों चीज़ें हमारी सपोर्टिव हो गई और हमने जो इंटरप्रिटेशन की वो बिल्कुल सही हो गई। और लास्ट में हम इस मामले में कहेंगे कि इस मामले में जो गिवन प्रॉब्लम है इसमें ये पर्सन गिल्टी हेल्ड हो सकता है या माना जाएगा अंडर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी, या हमारे भारतीय न्याय संहिता में ये सेक्शन 319 बन गया। चीटिंग का परिभाषा 318 में आ गई, 318 में आ गई। क्लियर हो गया। सो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन विद रिलेवेंट केस लॉ और सेक्शंस के इंटरप्रिटेशन से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरह के बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अगर आपने मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ठीक है, मैं यहीं पर रोक लेता हूँ।
नेक्स्ट आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे नए वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।